हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों अगर फर्स्ट ईयर की रिजल्ट की बात करें, जनवरी चल ही रहा है और हो सकता है लास्ट जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। तो रिजल्ट आने का ज्यादा टाइम नहीं है, 20 से 25 दिन लग सकते हैं रिजल्ट आने के। हो सकता है स्टार्टिंग फेब में आपको मिल जाए इसका रिजल्ट, ठीक है। लेकिन जहां तक होगा वहां तक लास्ट जनवरी तक आपको, लास्ट वीक में जनवरी के आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, आज का टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 11 से। पेपर 11 से यूनिट है हमारा 4.4, ठीक है। पेपर 11 यूनिट है हमारा 4.4, ठीक है। मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर लर्नर्स, रोल ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, स्पेशल स्कूल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड लोकल बॉडी, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछा है शिक्षार्थियों के लिए समर्थन जुटाना, ठीक है। शैक्षिक संगठनों, समुदाय विशेष, स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल, पेशेवर और स्थानीय निकायों की भूमिका। किस प्रकार से हम ये इनका जो टॉपिक दिया है वो हमसे कह रहा है कि किस प्रकार से हम शिक्षार्थियों के लिए समर्थन जुटा सकते हैं, ठीक है। जिसमें शैक्षिक संगठनों के माध्यम से, ठीक है, समुदाय के माध्यम से, विशेष स्कूलों में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल, पेशेवर और स्थानीय निकायों की भूमिका किस प्रकार से निभाई जाती है। या हम कह सकते हैं बच्चों की शिक्षा में, अगर हम यहाँ बात हो रही है समावेशी वाले विद्यालय की, जिसमें विशेष बच्चे और हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों की बात की जा रही है, तो उन सभी बच्चों के शिक्षा के लिए, शिक्षार्थियों के समर्थन के लिए किस कौन कौन से ऐसे संसाधन जुटा सकते हैं, जिनमें कुछ ऐसी निकाय है, हमारे हम बॉडीज कह सकते हैं, जो अपनी भूमिका निभा रही है। जैसे बहुत सारे संगठन हो गए, समुदाय हो गए, विशेष स्कूल हो गए, स्वास्थ्य केंद्र हो गए, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित सामुदायिक संसाधन जो आसानी से उपलब्ध हैं, कह सकते हैं निम्नलिखित सामुदायिक संसाधन जो आसानी से उपलब्ध हैं, ठीक है, समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने में जुटाए जाने वाले आवश्यकता है। यानी कि वो कह रहे हैं जो संसाधन क्या है, आसानी से उपलब्ध है, समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुटाए जाने की आवश्यकता है। कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनकी आवश्यकता है समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला कह रहे हैं दोस्तों समुदाय, यानी कि हमारी कम्युनिटी क्या है दोस्तों। कम्युनिटी सभी जानते हैं, आसपास पड़ोस और हमारे पड़ोस में जो भी हमारे संसाधन है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करें, आप कम्युनिटी में मंदिर आ जाता है, ठीक है, पास पड़ोस आ जाता है, स्वास्थ्य केंद्र आ जाता है, विद्यालय आ जाते हैं। अब यहाँ पर शिक्षार्थियों के लिए बात की गई है, तो शिक्षार्थियों से संबंधित समुदाय में जो संसाधन जुटाए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं समुदाय में ही पड़ोस के स्कूल ही प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले अधिकांश स्कूल सरकार, जिला प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों से सहायता अनुदान के साथ समुदाय द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। समुदाय के माध्यम से कह रहे हैं, समुदाय में ही पास पड़ोस के जो स्कूल हैं, जहां पर प्राथमिक विद्यालय हैं, या हम स्पेशल स्कूल कह सकते हैं, विशेष स्कूल जहां पर खुले हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले अधिकांश स्कूल सरकारी, जिला प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों से सहायता, यानी कि जो सरकारी है, ठीक है, सरकार द्वारा जिला प्रशासन चलाया जा रहा है, उनके स्थानीय अधिकारियों से सहायता अनुदान के साथ, यानी कि उन अधिकारियों के माध्यम से सहायता अनुदान के साथ समुदाय द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। को क्या स्थापित किया जाता है, प्राथमिक विद्यालय, जिसमें बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा करते हैं, हम कह सकते हैं बेसिक एजुकेशन को पूरा कर रहे हैं। अधिकांश प्राथमिक विद्यालय का प्रबंधन सामुदायिक समूह, अभिभावक समूह, स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों या स्कूल के प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है। वो कह रहे हैं जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, कह रहे हैं अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों का जो प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट जो करता है, वो सामुदायिक समूह, यानी कि कम्युनिटी समूह जो है, कम्युनिटी ग्रुप है, वो करता है, जिसके अंदर हमारे अभिभावक आ जाते हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स ग्रुप आ जाता है, ठीक है, स्थानीय गैर सरकारी संगठन यानी कि हमारे एनजीओ आ गए इसमें, ठीक है। इन सभी या स्कूलों के प्रबंधन से ही समितियों द्वारा
स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो समुदाय में हमारे प्राथमिक विद्यालय, पास पड़ोस, ठीक है, और पड़ोस में कौन कौन आ गया, प्राथमिक विद्यालय, समुदाय आ गया हमारा, ठीक है, जिसमें अन्य भी समुदाय में बहुत सारे लोग आ गए, मेंबर आ गए, ठीक है, या हम कह सकते हैं वहां के सोशल वर्कर आ गए, जो भी हैं, अभिभावक आ गए, पेरेंट्स आ गए इसमें, और हमारे जो गैर सरकारी संस्थाएं खुली हुई हैं समुदाय में, वे सभी चीजें आ गई। ठीक है, दूसरा है हमारा सहकर्मी समूह, यानी कि पेयर ग्रुप। पेयर माने बराबर, सहयोग करने वाले। कौन कौन, अब देखिए सहकर्मी समूह क्या है, अधिकांश विकासशील देशों में माता पिता और दैनिक मजदूरी के साथ काम, कृषि या संबंधित गतिविधियों पर जीवित रहते हैं। सभी जानते हैं कि क्या है, अधिकांश विकासशील देशों में ये देखा है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने सर्विसेज में लगे होते हैं, कार्य में लगे होते हैं। ठीक है, माता पिता दैनिक मजदूरी के काम या कृषि या संबंधित गतिविधियों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में बच्चे को अकेले स्कूल ले जाना, यानी कि फिर बच्चे के लिए स्कूल कौन छोड़ेगा, कौन लाएगा। हो सकता है जहाँ स्कूल हो, घर से विद्यालय काफी दूर हो, उनके पास कोई साधन ना हो, है ना, तो स्कूल ले जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक, पड़ोस के किसी भाई बहन या छात्र को बच्चों को स्कूल जाने और वापस आने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए राजी किया जाना चाहिए। यानी कि हम समुदाय में कह रहे हैं, पास पड़ोस में हम किसी भी, उसका कोई भाई बहन हो गया या पास पड़ोस का कोई छात्र या संबंधी हो गया, जानने वाला हो गया, जो उसको लेके जा सके, सही मार्गदर्शन दे सके, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको प्रेरित करना है। ठीक है, इस तरह की दोस्त प्रणाली स्कूल में भी बच्चे की मदद करती है। यानी कि इस प्रकार की अगर हमारी प्रणाली हो जाएगी, सहकर्मी समूह अगर मिल जाएगा हमें पास पड़ोस में, तो इस प्रकार से क्या होगा, बच्चा अपनी शिक्षा को पूरा कर पाएगा, उसे सही मार्गदर्शन कर पाएगा। सहकर्मी का मतलब है जो उसके साथ का हो, एक ही विद्यालय में हो, एक ही कक्षा में हो, एक ही जगह जाता हो, तो वह उस बच्चे को ले जाए जिसके माता पिता ले जाने में उसे असमर्थ है, जिनके पास समय नहीं है, क्योंकि अगर वो मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे। ऐसे में क्या करेंगे, सहकर्मी समूह के माध्यम से हम बच्चे को सही मार्गदर्शन देकर उसको शिक्षा प्रदान करने का अवसर या शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं, यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मानव संसाधन जुटाना आसान है। हाँ, बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो वहां पर क्या है, मदद समूह इतने बने होते हैं कि एक दूसरे की मदद के लिए वहां के अग्रसर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है, अपने बच्चों के साथ दूसरे पड़ोस के बच्चों को भी ले जाता है। और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है कि बच्चे एक ही साथ विद्यालय जाते हैं। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर क्या, इंडिविजुअलाइजेशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पर हमें इस चीज के कार्य देखने को कम मिलते हैं, अगर हम हेल्पिंग की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कक्षा शिक्षक, यानी कि शिक्षार्थियों के लिए संसाधन जुटाया है। कक्षा शिक्षक का क्या है, यहाँ पर एक क्लास और एक टीचर। अब देखिए क्या है इसमें, कई शिक्षक सहायक उपकरणों का उपयोग करके ब्रेल सीखने और ऐसे बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने में एक अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझने के लिए एक विशेष शिक्षक जो अपनी बहुत सारी रणनीतियों को अपनाते हैं, तकनीकों का प्रयोग करते हैं, विशेष शिक्षा की विधियों का प्रयोग करते हैं और विशेष शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो वो क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारे मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसमें आ जाए सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सभी बच्चे आ गए, तो जिसमें क्या है, हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले होंगे, ठीक है, जिनके लिए साइन लैंग्वेज की जरूरत होगी, ब्रेल वाले यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड वाले होंगे, ब्रेल की आवश्यकता होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले हो गए तो उनके लिए हमें बहुत सारे अलग टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों उन सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके लिए एक विशेष शिक्षक इन सभी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, बशर्ते उन्हें इस संबंध में संवेदनशील संक्षिप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। वो कह रहे हैं इस संबंध में क्या हो कि उनके लिए क्या हो, एक संवेदनशील यानी कि एक रिस्पेक्टफुल, अगर हम बात करें, एक उन्हें ऐसा ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे बच्चे के साथ अपना कार्य पूरा कर सके। ठीक है, और उचित रूप से प्रेरित किया जाए, यानी कि उनको मोटिवेट भी हमें
करना होगा। इस तरीके से कक्षा शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कार्य में एक कक्षा शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किस प्रकार से वे छात्र की अपनी शिक्षा प्रणाली को पूरा करेंगे या अपने आईईपी को किस प्रकार से उन्होंने पूरा करना है। इन भूमिकाओं में बैठने की व्यवस्था, कौन कौन सी भूमिका, जैसे कक्षा में बैठने का मैनेजमेंट कह रहे हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया बच्चे के नीड के अनुसार, ठीक है, उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कैसे उसका सिटिंग प्लान करेंगे, ठीक है। शैक्षिक तकनीकें, किस बच्चे के साथ हमें कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी है, हमारे लेसन प्लान हो गए, पाठ्य योजना बनाना है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकनों का उपयोग करना आदि शामिल है। इस प्रकार कक्षा शिक्षक की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, शिक्षार्थियों के लिए बहुत सारी मदद कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं चौथे नंबर पे देखिए, चाइल्ड प्रिपरेटरी सर्विसेज। इसमें क्या है, बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, यानी कि बच्चे को हमें इसमें तैयार करना है, ठीक है, यानी कि बच्चे की तैयारी सेवा करनी है। क्या है, कई स्थानों में अब बच्चों को देखने के लिए प्ले ग्रुप, देखने का मतलब है बच्चों के लिए प्ले ग्रुप खोले गए हैं, छोटे छोटे, अगर हम चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जहाँ पर प्ले ग्रुप खोल दिए गए हैं और 3 से 5 साल के बच्चे जो क्या कर रहे हैं, अपना एक बहुत अच्छा समय लेकर के वहां जाते हैं, विभिन्न प्रकार की फिजिकल एबिलिटी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है ना, और मेंटल एक्टिविटीज करते हैं। तो वहां पर क्या है, उनकी देख रेख के लिए, एक तरीके से केयर के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों की केयर के लिए प्ले ग्रुप खोल दिए गए हैं। प्री स्कूल चाइल्ड प्रिपरेटरी सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, मॉन्टेसरी क्लासेस चल रही है, किंडरगार्टन की सुविधाएं हैं। ठीक, कह रहे हैं विशिष्ट बच्चों को, यानी कि विशिष्ट बच्चों का मतलब आगे हमारे यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष रूप से बात हो रही है, वरना विशिष्ट बच्चे तो बहुत सारे हैं, सामान्य बच्चों में भी विशिष्ट बच्चे आते हैं और विशेष आवश्यकता वाले भी विशिष्ट बच्चे आते हैं, सभी जानते हैं। यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का होना चाहिए। ऐसी सुविधाएं देने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेरित किया जाना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से हमारे सामान्य बच्चों के लिए प्ले ग्रुप खोले गए हैं, प्री स्कूल खोले गए हैं, ठीक है ना, मॉन्टेसरी क्लासेस चल रही है, किंडरगार्टन सुविधा दी जा रही है, तो इस प्रकार की सुविधाएं हमारे स्पेशल बच्चों को भी मिलना चाहिए, जिसमें क्या है, वे एक इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट उनको मिलेगा, तो वे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। समावेशन की शुरुआत प्री स्कूल स्तर से होनी चाहिए, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी जो समावेशन की शुरुआत है कब से होनी चाहिए, प्री स्कूल से होनी चाहिए, जहां से हम 3 से 5 साल तक के बच्चों को लेते हैं, ठीक है। तो प्री स्कूल से होनी चाहिए। विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि सॉरी, इसमें क्या है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षक भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, वित्तीय संसाधन। अब इन सभी संसाधनों को पूरा करने के लिए, सभी सहायता सर्विसेज देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पैसा की आती है, आर्थिक संसाधन की आती है, वित्तीय संसाधन की आती है। तो क्या करना है, अधिकांश विकासशील देशों में दान की अवधारणा है। दान की अवधारणा देखिए दोस्तों, हमने कई जगह ऐसा देखा है, बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन चल रहे हैं जिनमें क्या है कि डोनेशन होता है। एनजीओ की बात करें, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गैर सरकारी संस्था जो है, जिसमें क्या है फंडिंग का सिस्टम चलता है, उसके माध्यम से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके उनकी फंडिंग के ही माध्यम से बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, बहुत सारे फाउंडेशन चल रहे हैं, सेंटर्स चल रहे हैं, ठीक है ना, क्लिनिक चल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो कि हमारे बच्चों को भी, यानी कि स्पेशल नीड चिल्ड्रंस को भी अगर एक जो अधिकांश विकास दान की अवधारणा जो है उनको डोनेट करने का जो एक चल रही है प्रक्रिया, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, जिससे बच्चा अपने क्या है, किसी भी स्थिति परिस्थिति का बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सकता है। डोनेशन का सिस्टम ये है दोस्तों, जैसे कि एनजीओ की बात करें, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन चलता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति डोनेट करता है बच्चे के लिए, चाहे उसकी मेडिकल हेल्प करे उसकी, ठीक है, हमारे बच्चों की, या हम कह सकते हैं एजुकेशनल कर रहा है वो, ठीक है, फीस दे रहा है उसकी, या उसकी केयर के लिए कर रहा है, देख रेख के लिए कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, उनको भी बेनिफिट होता है, कहीं ना कहीं उनके इनकम टैक्स में उनको रिबेट मिलता है उस चीज का, ठीक है ना, इनकम टैक्स में 40% रिबेट मिलता है अगर कोई व्यक्ति किसी भी फाउंडेशन में या संस्था में, स्कूल में डोनेशन करता है तो, ठीक है। तो अवधारणा है जिसमें शिक्षा, किताबें, शैक्षिक
सामग्री, स्कूल फीस इत्यादि पर प्रत्येक खर्च राज्य ऐसी शिक्षाओं को बढ़ावा देने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं जिसमें अगर अवधारणा है तो उस अवधारणा के माध्यम से उसके एजुकेशन के लिए, उसकी किताबों के लिए, ठीक है, शैक्षिक सामग्री यानी कि जितना भी उसको टीएलएम यूज चाहिए वो सारी चीजें, स्कूल की फीस भी हो सकती है। तो प्रत्येक खर्च के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के मामले में वित्तीय सहायता देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें छात्रवृत्ति, अन्य रियायतों और लाभ, इस तरह की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि बच्चे शिक्षा का लाभ उठाने में सक्षम बने और छात्र क्या हो अपने भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी 1 2 3 4 5 हमारे कुछ ऐसे संसाधन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी निकाय द्वारा जो होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर कार्य होना चाहिए, ऐसी सुविधाएं कह सकते हैं, अगर प्रदान की जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बहुत ही अच्छा एक वातावरण मिलेगा जिसमें क्या है, समावेशी वातावरण में रहकर वो अपने प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं, जिसमें शिक्षार्थियों के संबंध में बहुत सारे समर्थन जुटाना, शैक्षिक संगठनों के द्वारा, समुदाय विशेष स्कूल के द्वारा, स्वास्थ्य देखभाल के द्वारा और अन्य पेशेवर और स्थानीय निकायों की भूमिका निभाई जा सकती है और निभा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे कम्युनिटी हो गया, ठीक है, हमारे सोशल वर्कर्स हो गए, अगर हम बात करें, ठीक है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गए हमारे, जो इस प्रकार की भूमिका शिक्षार्थियों के लिए निभा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा 10 नंबर में आएगा और इसको आप डिटेल में करेंगे और 10 नंबर का मतलब है 250 शब्दों में आपने इसको करना होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर 11 से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच। और आपका रिजल्ट टेंशन ना ले, आपको हो सकता है लास्ट जनवरी के लास्ट वीक में आपको मिल जाएगा, अगर नहीं तो वरना दिसंबर में तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आने ही वाला है। थैंक यू।